नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कई सारे कमेंट्स में रिप्लाई करके बताया कि किन अभ्यर्थियों के सिलेक्शन के चांसेस हैं, या यूँ कहें कि इंटरव्यू तक पहुंचने के चांसेस हैं। तो इंटरव्यू की प्रिपेयरनेस सर कैसे करें और उसकी क्या प्रोसेस रहती है, तो उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। पिछले वीडियो में हमने बात की कि कितना डिफरेंस रहता है आपकी जो प्रोविजनल कट ऑफ है इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के बाद वाली जो मेन लिस्ट है या रिजर्व लिस्ट है उसमें जो है कितना डिफरेंस रहता है और कितने अभ्यर्थी वगैरह बुलाए जाते हैं। तो उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की। इस वीडियो में पूरा ऑल ओवर इंटरव्यू, मतलब कि इसकी पूरी ABCD हम जानेंगे, A to Z सारी चीज़ें समझेंगे कि कैसे क्या प्रोसेस वगैरह रहती है, पूरा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इंटरव्यू क्या है? अब ये इंटरव्यू क्यों होता है? जैसे आपको पता हो कि थर्ड ग्रेड जैसे रीट है या सेकंड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड है, उसमें इंटरव्यू नहीं होता, बट कॉलेज लेक्चरशिप में होता है, RS का होता है। आपने देखें दोस्तों, IAS एग्ज़ाम जो होते हैं उनका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू का जो तात्पर्य है दोस्तों वो है अंतर्दृश्य। इंटर और व्यू दो शब्द हैं, उन दो शब्दों का अलग अलग तात्पर्य है। इंटर मीन्स अंतर और व्यू मतलब दृश्य। तो अंतर्दृश्य किसी भी अभ्यर्थी कह दीजिए आप, या किसी व्यक्तित्व के अंदर क्या चीज़ें हैं, उसके दिल में क्या चल रहा है, सीधे से मैं शब्दों में कहूँ तो वो आप कैसे जानेंगे, वो इंटरव्यू के माध्यम से जानेंगे। इसे एक और शब्द से नाम से जाना जाता है, वाइवा वोश भी इसको कहा जाता है, VIVA स्पेस VOC, वाइवा वोश भी कहा जाता है। तो ये भी सेम ही चीज़ है, बट वो नाम अलग अलग है। अब साइकिल कह दो या बाईसाइकिल कह दो तो वो बस सेम ही है, थोड़ा सा नाम ही अलग है। अब देखिए दोस्तों, ये सामान्य जानकारी होगी। अब ये इंटरव्यू के रूल क्या है, तो सबसे पहली बात करें अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के, जो टोटल ऑल ओवर जो मार्क्स हैं वो 224 हैं। अब 24 अंक जो है वो इंटरव्यू के हैं, 12% टोटल परीक्षा के अंकों के होते हैं, आपको पता है, मैंने कई बार ये रूल आपको बताया। और जो एग्ज़ाम है वो 200 अंकों के आपके तीनों पेपर के मिला के, जो 2 सब्जेक्ट वाले, एक आपके जो है दोस्तों जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का, तो टोटल 224 है। 24 अंक का इंटरव्यू है। इसमें दोस्तों जो है, अब कई सारे अभ्यर्थी ये जरूर क्वेश्चन करेंगे कि सर इंटरव्यू कितने समय तक होता है। तो देखिए, इंटरव्यू की ऐसे तो कोई निश्चित सीमा नहीं है कि चलो विज्ञप्ति में दिया हुआ है या RPSC ने अपने कोई रूल्स में लिखा हुआ कि इंटरव्यू इतने मिनट का होता है। मैं आपको नॉर्मली अगर मोटा मोटी बताऊं तो जैसे IAS या RS के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो 20 से 30 मिनट या 40 मिनट तक चलते हैं, आधा घंटा हम उसका एवरेज मान सकते हैं। ये जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो दोस्तों चलते हैं 15 से 20 मिनट। अगर मैं ऑन एन एवरेज आपको बताऊं, जो अधिकतर कॉलेज लेक्चरर से मैंने जो बात की उन्होंने बताया, तो वो होता है दोस्तों 10 से 15 मिनट आपका इंटरव्यू चलता है। तो 10-15 मिनट तक आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल अभी हम जो जानेंगे वो सब उस 10-15 मिनट में सम्मिलित की जानी है। अब ये प्रश्न भी है कि सर कई बार हमारे अंक अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, मतलब जैसे जो कट ऑफ है प्रोविजनल वाली इंटरव्यू के लिए, वो 200 में से 100 अंक जाती है, और किसी की 125 या 130 है, या इवन 140 या 50 के आसपास है, तो उनको क्या इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है क्या? तो इंटरव्यू में जाना अवश्य है। देखिए, अगर आप इंटरव्यू ले लो या फिर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, जनरल स्टडीज़ का पेपर, फिर सब्जेक्ट वाले दोनों, 3 वो और 1 4 इंटरव्यू, इनमें से किसी में भी आप एब्सेंट रह गए या किसी में भी आप अनुपस्थित रह गए, तो आपको आगे जो है, भले ही चाहे कितने ही नंबर ले आओ आप, कितनी आप कट ऑफ को पार कर लो, लेकिन आपको आगे जो है क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। आगे आपको जो मेन लिस्ट है उसमें स्थान नहीं दिया जाएगा। तो आपको जाना जरूर है। उन 3 पेपर्स में गए हो और आप चाहते हो कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कॉलेज लेक्चरर के रूप में जॉब लेनी है, तो आपको डेफिनेटली इंटरव्यू में उपस्थित अवश्य होना पड़ेगा। और नहीं जाओगे तो फिर जैसे मैंने बताया, जाना अवश्य है। चाहे आप चॉइस जो अंक है अपने उसमें से 1 ही नंबर लाओ, 2 नंबर लाओ, कोई दिक्कत नहीं, इतने कम किसी को नहीं दिए जाते। बट मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 7-8 अंक तो मिल ही जाते, कितना ही खराब हो जाए इंटरव्यू। तो आपको जाना अवश्य है, तो ये चीज़ आप क्लियर मान लो कि है अनिवार्य वहाँ पे उपस्थिति। अब ये भी कई सारे प्रश्न आए थे मुझे एग्जाम के बाद कि सर कोई मिनिमम मार्किंग है क्या? तो देखिए, मिनिमम मार्किंग का रूल ऐसा है, हालांकि कई सारे एग्जाम्स जो हैं ऐसे उसमें होता है कि चलो कम से कम इतने होने चाहिए आपकी, 40% या 33% या 36% या समथिंग लाइक दैट होने चाहिए। लेकिन RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा कहीं भी नहीं है, न तो आपके नॉर्मल जो एग्जाम्स होते हैं जो 3 पेपर है उसमें, न इंटरव्यू में। मतलब मिनिमम मार्किंग की कोई झंझट यहाँ पे नहीं है। जो भी है आपको मेन लिस्ट तक बिल्कुल, अगर आप हो उस कट ऑफ में तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। बाकी मिनिमम जैसा यहाँ कुछ नहीं है कि कम से कम इतने होने ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि RPSC ने ये भी स्पष्ट कर रखा है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था पिछले साल इन्हीं दिनों में, उसमें RPSC ने स्पष्ट बताया था कि हम कोई ऐसा रूल बना सकते हैं। तो पूरी अधिकारिता है RPSC के पास कि वो इन फ्यूचर कोई ऐसा रूल बना दे। फिलहाल तो नहीं बनाया, लेकिन इन फ्यूचर बनाया जा सकता है। तो आपके मोस्टली जो क्वेश्चन रहेंगे, मुझे पता है
आपके काफ़ी सारे डाउट्स और क्वेश्चन जो है वो इसी के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। अगर अभी भी कोई चीज़ें रह गई है तो डेफिनेटली आप कमेंट ज़रूर कीजिए। हालांकि थोड़ा सा कम समय मिलता है इन दिनों कि मैं कमेंट रिप्लाई करूं, लेकिन जब भी समय मिलता है तो दोस्तों मैं सारे कमेंट्स रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर ज़रूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, सामान्य जानकारी और नियम वगैरह तो सब समझ लिए। अब देखिए आरंभिक प्रक्रिया और दस्तावेज जो है वो क्या क्या चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, क्योंकि वो फाइल जो है वो वहाँ देखेंगे। वहाँ जो इंटरव्यूअर्स बैठे होंगे जो आपका साक्षात्कार लेंगे वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे ज़रूर, और ओरिजिनल लेके जाइएगा। और वहाँ पर जब आप पहुँचोगे तो आपको रूल्स वगैरह सारे वहाँ लिखे हुए मिल जाएंगे, एक कागज़ पे, एक आगे नोटिस बोर्ड पे। तो आप वहाँ देख लीजिएगा। अगर फ़ोटो कॉपी चाहिए तो बिल्कुल आरपीएससी के आसपास खूब सारी दुकानें हैं, वहाँ से आप फ़ोटो कॉपी भी करवा लीजिएगा। नहीं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो रखने अनिवार्य हैं, क्योंकि ओरिजिनल के आप जेरोक्स करा सकते हो, जेरोक्स का ओरिजिनल नहीं करवा सकते। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना है। और बाकी तो खैर वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन और भी आ जाएगी कि आपको क्या क्या लेके पहुंचना है, तो वो तो खैर आप पढ़ ही लोगे। अब दूसरी बात यहाँ ये है अपने आरंभिक प्रक्रिया और दस्तावेज में कि वहाँ उपलब्ध निर्देशों का आप खूब समझें। और दूसरी बात तो दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वो है कि इंटरव्यू हेतु जो पैनल है उसके समक्ष आप जाएं, तब ये फाइल लेके जाना आपको ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि ये जो फाइल है वो पहले ही जमा कर ली जाएंगी। और जैसे जैसे आपका नंबर आता जाएगा कि रोल नंबर वाइज सारी चीज़ें होती हैं सब्जेक्ट की, तो उसमें आपको जो है बुला लिया जाएगा। तो पहले ही वो फाइलें उनके पास होती हैं, और जैसे जैसे आपको बुलाया जाएगा वैसे वैसे वो फाइल निकाल के बैठे होंगे और आपको बुला लेंगे। तो ये सारी उसमें प्रोसेस रहती है। अब जो फाइल में डॉक्यूमेंट्स का जो क्रम है वो कैसे रखना, तो वो देखिए दोस्तों कि बड़े से छोटे की ओर, यानी कि अवरोही क्रम में आपको रखना है। जैसे सबसे लास्ट में आपने जो है, अगर पीएचडी सबसे हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो पीएचडी किया तो पीएचडी, फिर एमफिल, फिर पीजी, पीजी का फिर दोस्तों नेट, जेआरएफ की आपकी जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, फिर मास्टर्स, फिर यूजी, और फिर ट्वेल्थ, फिर टेंथ, ऐसे रखना है। अगर नहीं है पीएचडी और एमफिल नहीं है तो कोई बात नहीं, नेट का रखिए सर्टिफिकेट जो सबसे लेटेस्ट है, फिर रखिए मास्टर्स की डिग्री और जो मार्कशीट वगैरह है आपके, और फिर अंडर ग्रेजुएशन अगर बीएड वगैरह किया तो वो भी इस बीच में रखिए, और फिर ट्वेल्थ और फिर टेंथ, ऐसे आपको रखना है बड़े से छोटे के क्रम की ओर, मतलब एक तरीके से नए से पुराने की ओर आपको रखना है। तो ये उसका थोड़ा सा एक अच्छा सा क्रम रखिएगा आप, कि आपके जो है थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव अच्छा ही पड़ेगा सामने जो इंटरव्यूअर होंगे उनके ऊपर। अब देखिए दोस्तों, वहाँ आपसे एक आवेदन प्रपत्र भी भरवाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो उसमें वो सारी डिटेल नॉर्मल होती है। फ़ोटो वगैरह भी आप साथ में लेके जाएं। कभी भी ऐसे नहीं कि चलो आप दस्तावेज ले गए फ़ोटो नहीं ले गए अपना। एज एन अभ्यर्थी और एज एन शिक्षक आपको जो है रखने चाहिए फ़ोटोज़ अपने पास, ऑलवेज रखने चाहिए। अपने जो पॉकेट है उसमें आप रखिए, वो कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। एक अच्छा सा ब्लू पेन भी रखें, तो उस पेन का यूज़ क्या आगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये कुछ एक डॉक्यूमेंट्स और एक आरंभिक प्रक्रिया रहती है, वो तो खैर पता चल ही जाएगी, बट थोड़ा सा नॉर्मल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। अब एक और इसमें जो प्रश्न रहता है कि सर वेशभूषा क्या होगी, मतलब क्या क्या, मतलब कैसे कपड़े पहन के जाएं। तो जो नहीं पहन के जाएं वो पहले क्लियर करें। तो कोई भी हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, जो भी है, आपको कभी जीन्स, टी शर्ट और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो नहीं पहन के जाना है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है सामने वाले के ऊपर। क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो, आपको एक्टर या एक्ट्रेस बनने तो नहीं जा रहे ना। टीचर बनोगे, लेक्चरर बनोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, तो आपकी शालीनता झलकनी चाहिए। अब शालीनता जो है, कई सारे बच्चे अब पूछते हैं कि सर शालीनता क्या है, थोड़ा हिंदी का कम नॉलेज रहता है। तो सिंप्लिसिटी, स्पेशली मैं आपको इंग्लिश में बताऊं, सिंप्लिसिटी, शालीनता, सादगी झलकनी चाहिए। तो वो अगर है तो बिल्कुल उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कहानी सारी प्रभाव की है। अब देखिए वहाँ बैठ के आपको सारा कोर्स तो रिवाइज वो करेंगे कि नहीं, चलो पूछते हैं एक एक कोर्स से एक एक, मतलब सारे एक एक चैप्टर से क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं। वो वहाँ बैठ के आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें तो पूछेंगे नहीं कि चलो ये बता दो वो बता दो, ऐसा तो है नहीं। ये सारी बातें प्रभाव की, और इंटरव्यू का मतलब यही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो अभ्यर्थी बैठे एग्जाम में, कम से कम एक पोस्ट पे 50, 60 या 100 का कंपटीशन भी कई बार रहता है। तो इतने लोगों का कंपटीशन पार करके आप आए हो, तो जाहिर सी बात है आपको उस सब्जेक्ट की कुछ तो नॉलेज है, दूसरों से तो ज़्यादा ही है, तभी आप यहाँ पर आए हो इंटरव्यू देने के लिए। तो ये चीज़ें तो नहीं है, ये प्रभाव की बात है। और प्रभाव की बात के लिए ड्रेस कोड जो है वो थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। अब बात करें दोस्तों पुरुषों हेतु, तो सबसे पहले तो सफ़ेद, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, काले रंग की पैंट हो आपकी और सफ़ेद रंग का शर्ट हो, बहुत सही लगेगा। और फुल बाजू वाली हो, जो भी रखें आप, थोड़ा कलर इसमें चेंज
चेंज भी ले लें। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा कलरफुल ना पहने कि चलो एक बाजू लाल रंग की हो दूसरी हरे रंग की हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कलरफुल एक नॉर्मल जो भी रखें, एक कलर शर्ट का और एक दूसरा कलर आप पैंट का, 2 ही कलर रखें। और फुल बाजू होनी चाहिए, वो हाफ बाजू वाला जो एक शर्ट आता है वो नहीं होना चाहिए, फुल बाजू वाला होना चाहिए, क्योंकि उससे शालीनता झलकनी है। और बाजू जो है पूरी बंद होनी चाहिए, यहाँ तक राखी बंधवाते हो ना आप, कलाई तक, यहाँ तक बंद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पूरा मोड़ के पूरा वो दादा वाली हरकत, वो नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखने लायक है। और दोस्तों देखिए, जो जैसे मैंने बताया 2 ही कलर हो तो अच्छी बात। अब बच्चियों की बात करें तो सबसे पहली बात तो कि अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, जो कि मेरे हिसाब से अभी डायरेक्ट भर्ती की अगर बात करें तो सबसे हायर है अपने, मतलब 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड 1st ग्रेड तो है अपने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का। फिर उससे हायर है अपने दोस्तों, जो ये हायर एजुकेशन से भी ऊपर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों है वो अपना कॉलेज एजुकेशन। अब इसमें जो आप बनने जा रहे हो तो सीधे पदों पर अगर भर्ती की बात करें तो सबसे उच्च पद है। तो साड़ी पहन के अगर आप जाएं तो सच में बहुत ही मेरे हिसाब से सही प्रभाव पड़ेगा। और अगर नहीं पहन सकती है, क्योंकि काफ़ी टफ भी रहता है साड़ी पहनना, बहुत ईजी नहीं है कि चलो नॉर्मल पहन लिया, तो हर किसी बच्ची को पहनना भी नहीं आता, तो वो क्या करें, तो वो सलवार और कमीज जो नॉर्मल कुर्ता वगैरह होता है आप वो पहन लीजिए। और जैसे मैंने बताया कि 2 कलर होना चाहिए, ज़्यादा कि उसमें कलर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कलरफुल चीज़ें होती हैं तो फिर वो थोड़ा सा दिखावटी ज़्यादा हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। और जो लड़के लड़कियां बाल अच्छे से संवार के जाएं। अब कई बार क्या होता है कि जब इंटरव्यू में जाते हैं तो थोड़ा सा हम ये करते हैं कि चलो थोड़ा सा वो इत्र वगैरह जो होता है ना उसको थोड़ा ज़्यादा लगा लेते हैं कि चलो बड़ी सी अच्छी महक आएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ लगा लीजिए, बट इतना हल्का लगाएं कि इंटरव्यू तक उसकी जो है सुगंध ना जाए और आप तक ही रहे, तो वो हल्का सा जो है ना वो माहौल भी ठीक रहता है और थोड़ा सा मेरे हिसाब से सही भी रहता है। ज़्यादा गहराई वाला होता है, जैसे कई बार गांव में होता है तो जो दूल्हा दुल्हन के लगाते बहुत, मतलब जिनकी हाई फ्रेग्रेंस होती है, तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं रहता। कि वो अगर होता है तो फिर थोड़ा सा, मैं सच बताऊं अपना पर्सनली बता दूं, मुझे तो ऐसी चीज़ों से चक्कर आने लगते हैं। तो क्या बता मेरे जैसा ही कोई इंटरव्यू में बैठा हो वहाँ पे और वो उसको ही ऐसे फीलिंग होने लग जाए, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके नंबर फिर नकारात्मक होंगे, सकारात्मक तो नहीं होंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिए। और 2-3 कलर से ज़्यादा चीज़ें नहीं हो, मतलब कि आपके जो पहनावा है वो थोड़ा सा नॉर्मल कलर में हो, ज़्यादा कलरफुल नहीं हो, ये ध्यान रखिए। बाकी कई सारे बच्चे पूछते हैं सर घड़ी वगैरह बांध के जाना, तो बिल्कुल बांध के जाइए, उसका इंप्रेशन पड़ता है। हालांकि ये भी है कि वो रखवा देते हैं, ऐसी चीज़ें भी सुनने में आई है, बट खैर वो बात की बात है, लेकिन बांध के जाओगे तो अच्छा लगेगा। हालांकि बार बार टाइम नहीं देखते रहना कि चलो उधर सर प्रश्न कर रहे हैं इधर आप टाइम देखने बैठ गए, ये नहीं होना चाहिए। वो खाली दिखावटी चाहे बंद है, बट वो होनी चाहिए हाथ में कि चलो दिखने के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब ये भी प्रश्न रहता है लड़कों का कि सर जो है कोट वगैरह पहन के जाना है, तो बिल्कुल ब्लेजर वगैरह अगर है आपके पास तो वो पहन के जाइए, क्योंकि ये जो इंटरव्यू होने वाले हैं, हालांकि थोड़ा सा सर्दियां जा रही होंगी, गर्मियां आ रही होंगी, उसी के आसपास होंगे, जैसे मैंने अलग वीडियो बना रखा है कि किसकी क्या टाइमिंग रहेगी, आगे जो प्रोसेस है ऑल ओवर आपके सिलेक्शन तक की, ज्वाइनिंग तक की, तो वो सारी चीज़ें तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो बिल्कुल जाना चाहिए कि सर्दियाँ खत्म हो रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं। लेकिन वो ब्लेजर पहना हुआ होगा तो टाई वगैरह भी लगा लीजिएगा, अच्छा लगता है। ये सारे इंप्रेशन की चीज़ें हैं, कहीं भी ये लिखा हुआ आप नहीं देखोगे कि चलो ये पहन के आना है, नहीं आए तो बाहर निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। नॉर्मल एग्जाम में तो होता है चलो हाफ बाजू की होनी चाहिए, नहीं तो ब्लूटूथ वाली तार होगी अंदर, तो ये चीज़ें देखते हैं। उधर ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा वो प्रभाव डालने के लिए, क्योंकि सारा खेल जो है वो प्रभाव का है। तो ये चीज़ें कुछ एक जो है वो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अपनी वेशभूषा यूँ के ड्रेसअप से संबंधित चीज़ें जो है ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों देखिए, अगली जो अपना जो बिंदु है, अगला जो अपना पॉइंट है, अगली जो जानकारी है वो है प्रवेश प्रक्रिया और दल जानकारी, यानी कि पैनल डिटेल। अब देखिए पैनल में कौन होता है, पैनल में एक व्यक्ति कभी नहीं होता, 2 3 4 5 होते हैं, मोस्टली 3 या 5 होते हैं। अब ना मैं आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूँ, मैंने 3-4 लेक्चरर से भी बात की सवेरे, तो उन्होंने भी यही बताया कि सर 3 होते हैं। एक तो नॉर्मल जो आरपीएससी की जो आपको पता है 7 या 9 जनों के, अगर मुझे स्पष्ट नहीं, 7 या 9 सदस्यीय जो है पूरी आरपीएससी की समिति होती है, उसमें से एक व्यक्ति या आरपीएससी अध्यक्ष स्वयं हो सकते हैं, तो वो एक बीच में बैठते हैं। साइड में 2 लोग जो होते हैं वो उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, बहुत पुराने असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह होते हैं, तो 10-15 साल का उनको एक्सपीरियंस होता है, तो और उन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यू भी लिए होते हैं, तो वो फुल ऑन एक्सपीरियंस लोग जो है वो वहाँ बैठे होते हैं, उनको सब्जेक्ट की एक एक रग का जो है पता होता है। तो बिल्कुल जब आप प्रवेश करें तो प्रवेश ऐसे नहीं कि नॉर्मल चलो आपको बुला लिया कि हाँ जी ये रोल नंबर वाले आप जाइए, तो ऐसे नहीं सीधे आप घुस जाओ,
तो ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा तरीके से सबसे पहले मे आई कम इन, और हिंदी में कहें तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, या फिर अगर कोई वहाँ पे महिला बैठी है तो बिल्कुल मैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम, ऐसे आप कह सकते हो। तो थोड़ा सा वो शुरुआती प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा है। जितना शुरुआती प्रभाव आप डाल दोगे सामने तो उतना आप आगे जो है अच्छे होते चले जाओगे, आपके मार्क्स अच्छे होते चले जाएंगे। शुरुआती प्रभाव ऐसा हो गया, आप ऐसे ही घुस गए, जाके कुर्सी पे विराजमान हो गए, तो फिर वहाँ फिर बहुत आपका वो कहते हैं ना, अगले 10-15 मिनट फिर तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा आपके लिए। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिए। और जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसे ही आपको जाके नहीं बैठना है वहाँ। जब आप जाओ सभी को नमस्ते कर लो। अगर 3 लोग हैं तो चलो कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े नमस्ते नहीं, सर नमस्ते, मैडम नमस्ते, इतना वो समझ जाएंगे। इतना कोई एक एक को जाके पाँव नहीं छूने हैं तो समझ जाएंगे। अगर 5 लोग बैठे तो सर नमस्ते, और एक बार मैडम अगर कोई है वहाँ पे, स्त्री बैठी है, औरत बैठी हैं, तो उनको आप कह दीजिए कि मैडम नमस्ते। बस इतना नॉर्मल कर लोगे वो काफ़ी है। और उसके बाद वो ही आपको कह देंगे कि हाँ जी आप बैठिए, तो बिल्कुल तब आपको बैठना है, उससे पहले आपको बैठना नहीं है। इसमें एक ये भी क्वेश्चन आता है कि हमें जो है गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो उस समय की बात है जिस समय हो रहा है इंटरव्यू, वो कहना है या फिर नमस्ते कहना। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको नॉर्मल लगे, जो आप सही से कह पा रहे हो। कई लोग जो है मेरे जैसे थोड़े हिंदी मीडियम वाले होते हैं तो वो नमस्ते थोड़ा ढंग से कहते हैं। कई होते हैं थोड़े से इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं तो वो थोड़ा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वगैरह अच्छे से कहते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा वो आपको खुद को ही देखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल निर्णय ले लीजिएगा। और जैसे मैंने अभी बताया, पैनल में 3 या 5 लोग होते हैं। मोस्टली 90% चांस है कि 3 सदस्य होंगे, 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और एक आरपीएससी के सदस्य, जो कि उस जो आपका इंटरव्यू कमेटी है उस टाइम की, उसके जो है वो हेड होने वाले हैं दोस्तों। इस दौरान आपको जो है एक बात का और महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि कभी भी हाय हेलो, हाय सर, हेलो मैडम ऐसे नहीं करना है। क्योंकि हाय हेलो जो है ये थोड़ी सी शालीनता वाली भाषा नहीं कही जाती। प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये थोड़े से शालीनता वाले शब्द हैं, तो उनको आप प्रयोग करें। हाय हेलो वाली चीज़ें ज़रा ना करें। अब दोस्तों देखिए, इसके आगे जो अपनी प्रक्रिया वो है इंट्रोडक्शन। क्योंकि जब आप वहाँ जाके आप बैठिए, आपको जब बिठा देंगे कुर्सी पे, तो बैठना भी कैसे, देखिए बैठने की भी ऐसे नहीं कि आप नॉर्मली यूं ही शक्तिमान की तरह से हाथ रख के कमर पे बैठ गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। नॉर्मल ऐसे आप बगल में हाथ दबा के बैठ गए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मली आपको बैठना कैसे है, नॉर्मली बैठे हो आप चेयर पे, आपके जो हाथ है, जो पाम है, आपकी हथेलियाँ हैं, वो आपके घुटनों के ऊपर ऐसे टिकी होनी चाहिए। या आप थोड़ा सा आप चाहो तो ऐसे विश्राम की मुद्रा में भी हल्के से रह सकते हो। जैसे आपने भगवान बुद्ध वगैरह को, महावीर को कभी देखा हो, ध्यान लगाए, तो ध्यान वाली मुद्रा जो है, हल्की सी, आंखें नहीं बंद करनी है, बट थोड़ा सा ऐसे आप बैठ सकते हो। सही जो सबसे है इसमें तरीका वो यही है कि आपके जो हाथ है, आप कुर्सी पे बैठे हो या स्टूल रहेगा उस पर बैठे हो, तो आपके जो हाथ है वो, आपके जो पाम है, हथेलियाँ, वो घुटनों पे ऐसे हल्की सी टच होनी चाहिए। और सामने आप देखिए, हल्का सा मुस्कुराना है। देखिए जैसे एक बात है कि दौड़ना और तेज चलना, उसमें क्या फ़र्क है, तो वही फ़र्क है मुस्कुराने में और हंसने में। देखिए हंसना ऐसे खी खी करके दांत नहीं निकालने हैं, आपको हल्की सी मुस्कुराहट देखनी है। और हर एक प्रश्न जो, अगर आपको उत्तर आता है तो भी अच्छी बात, नहीं आता है हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मना करना है, ताकि सामने वाला आपका फ़ैन हो जाए। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ। ये थोड़ा सा जो एक पंक्ति ऐसी है कि जो नहीं एक शिक्षक को मुझे नहीं लगता शोभा देती है, बट अगर आज के परिस्थिति के हिसाब से कहूँ और जैसे अभ्यर्थी जिस भाषा को समझते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ, तो बिल्कुल आपके फ़ैन हो जाएंगे वो कि वाह, मतलब ऐसा अभ्यर्थी ही हमें चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्रभाव डालने में कमी नहीं होनी चाहिए। नॉलेज आपको कितना है कितना नहीं है वो वहाँ इतना मैटर नहीं करता। जितना मैटर करता है क्या, आपका प्रभाव, आपका व्यक्तित्व। आप जब अंदर गए ना, तो आपके जो ओज है, आपका जो चेहरे पे जो तेजस्व है, वो सामने वाला बिल्कुल उसमें एक तरीके से रंग जाए, ऐसा प्रभाव होना चाहिए। अब दोस्तों इंट्रोडक्शन की बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया कि आपको जो है नमस्ते, जैसे वो पहले हो गए नमस्ते वगैरह, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गए। उसके बाद जो है आपको शुरू करना है, जैसे वो कहेंगे वैसे हम आपको बैठा दिया, बैठाने के बाद वो कह देंगे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या अपने बारे में कुछ बताइए। थोड़ी सी अलग भी लाइन हो सकती है, जैसा वो चाहेंगे बोलना। तो तब आपको कहना है कि नमस्ते सर, मेरा नाम जो है ये, कोई भी नाम अपना आप जो है आप नाम बता दीजिए, और मैं उस ज़िले से हूँ। जैसे किसी का नाम रामलाल है, सर मेरा नाम रामलाल है, मैं झुंझुनू ज़िले का निवासी हूँ। और या फिर आप ऐसे भी कर लीजिए, सर मेरा नाम रामलाल है, मैं झुंझुनू ज़िले के, वो कोई भी आप नाम बता दीजिए, उस गांव का निवासी हूँ। और सर मैंने जो है अपने अंतिम जो अध्ययन आपने जो किया, पीजी किया है या नेट किया या पीएचडी, जो भी आपने लास्ट किया है वो आप बता दीजिएगा कि सर मैंने पीएचडी जो है इस यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज से की है। या आप ये कह दीजिए सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन उस कॉलेज से किया है और इस सन में किया है। तो ऐसे आप बताइएगा। और बताते बताते थोड़ा आप जब आगे बढ़ोगे, आप जो है पहले पोस्ट ग्रेजुएशन का बताओगे, सबसे हायर डिग्री का, फिर थोड़ा उससे नीचे वाले का, ऐसे बताते बताते चलोगे, तो उसी में से वो एक प्रश्न उठा के पूछ लेंगे
कि आपने अच्छा आप झुंझुनू से हैं तो झुंझुनू के बारे में बताइए क्या स्पेशल है, या आप कहेंगे आप बाड़मेर से हैं तो बताइए बाड़मेर के बारे में क्या स्पेशल है। तो ऐसे करके बातचीत शुरू हो जाएगी। तो आप पूरा नहीं बताना आपको कि सर मैंने मास्टर्स वहाँ से किया है, बैचलर्स वहाँ से किया है, 12th वहाँ से, 10th वहाँ से, 8th वहाँ से, 5th वहाँ से, और फिर मैं पहली कक्षा में वहाँ पढ़ने गया। तो ये चीज़ें नहीं बतानी वहाँ पे। आप, मैंने कहा एक शुरुआत का तरीका, फिर वो इतना रुकेंगे ही नहीं कि आप पूरा पूरा अपनी कहानी बताते जाओ, तो इतना नहीं रुकेंगे। वो भी 10 15 20 मिनट की चीज़ें होती हैं। और एक और बात आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी आप कुछ एक चीज़ें भूल जाएं तो थोड़ा सा स्माइल देके उसको एंड की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने आपको जो प्रोसेस बताई कि सबसे बड़ी आपकी जो योग्यता है, जो डिग्री है, उससे आप शुरू करेंगे और आप एंड तक पहुँचें तब तक वो रोक लेंगे। अगर नहीं रोकें तो आप समाप्त कैसे करोगे कि सर मैंने जो है ग्रेजुएशन वहाँ से किया है, 12th मेरा उस स्कूल से है हायर सेकेंडरी, और 10th मेरा जो है सेकेंडरी स्कूल उस जिले का आप नाम बता दीजिएगा, गांव का नाम कि वहाँ से किया है, और आज सर मैं आपके समक्ष जो है सहायक आचार्य के साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अब जब ये पंक्ति आप बोल दोगे तो मैं समझता हूँ कि कुछ एक अंक तो आपको वहीं मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक प्रभावशीलता है कि सामने वाले को हम इम्प्रेस कैसे करें। तो सीधी सी बात अगर मैं कहूँ तो वो यही है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद जो है आपका ओरिजिनली इंटरव्यू शुरू होता है। अब तक की तो मैंने सारी प्रोसेस बताई कि आप वहाँ तक पहुँचोगे कैसे, उस चेयर पे जाके बैठोगे, हॉट चेयर कह दो आप, केबीसी वाली, तो बिल्कुल उस पर आप पहुँचोगे कैसे, तो वो सारी प्रोसेस। अब बात है साक्षात्कार की। अब देखिए साक्षात्कार में क्या होता है कि साक्षात्कार का कभी भी कुछ ऐसा फिक्स सिलेबस नहीं होता कि बस इसमें से आप याद करके आ जाना, इसमें से ही पूछा जाएगा, या फिर इतना आप पढ़ के आ जाना, इसमें से पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरीके से जीके जो होता है, जनरल नॉलेज, वो कैसे एक अनलिमिटेड सा होता है कि यार उसकी कोई सीमा नहीं है, तो बस वैसा ही कुछ इसमें भी है। अब देखिए कि जब आप जो है या मतलब जो है ये इंटरव्यू अपना जो इंटरव्यू शुरू कर चुके होंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन अपना परिचय दे चुके होंगे, तो एक प्रश्न जो है वहाँ जो है ज़रूर पूछेंगे, कई सारे अभ्यर्थियों को पूछा भी है कि आप सहायक आचार्य बनने में इतनी रुचि क्यों रखते हैं, या सहायक आचार्य बनने की रुचि आप में क्यों उत्पन्न हुई है, कैसे उत्पन्न हुई है। तो वहाँ आपको लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं बतानी कि सर मैंने बहुत बेरोजगार के रूप में संघर्ष किया है, इसलिए मैं आप बिना बीएड किए अगर मुझे टीचर बनना है, मतलब बिना किसी टीचर ट्रेनिंग के, तो यहाँ आ गया मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ऐसा नहीं बताना है। उसमें आपको जो है एक रुचिपूर्ण उत्तर देना है कि सर मैं हायर एजुकेशन में जो है एक शिक्षा की अलग जगाना चाहता हूँ, शिक्षा की जोत जगाना चाहता हूँ, इसीलिए सर मेरे मन में रुचि उत्पन्न हुई कि क्यों ना मैं हायर एजुकेशन जो है अपने अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उन बच्चों को मैं अध्ययन कराऊँ, और देश का जो है विकास में या देश के जो भविष्य के निर्माण में उसको जो है संवारने में मैं अपना योगदान दूँ। तो ऐसे आप ये नहीं कि यही फिक्स का यही आप याद करके जाओ और यही पूछेंगे, बट मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि आप आंसर करोगे कैसे और कौन सा आंसर जो है वो ज़्यादा प्रभावशील होता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब देखिए कि अब जैसे ये शुरू हो गया कि आपके रुचि कैसे उत्पन्न हुई, आपने रुचि के बारे में बता दिया कि हाँ सर इस कारण मैं बनना चाहता हूँ। फिर जो है आपको पूछेंगे कि आप अपने जो है जैसे नाम जो आपने पहले बताया, तो हो सकता है उस नाम के दौरान भी आपको कुछ पूछ लें। जैसे कुछ नाम में ऐसा हो, जैसे किसी का नाम श्याम है या किसी का नाम राम है या रामदेव किसी का नाम है, तो पूछ सकते हैं कि रामदेव जी कौन थे, कहाँ जन्म हुआ था, तो वो फिर जैसलमेर, बाड़मेर, आपको कश्मीर वगैरह सारे बताने पड़ेंगे, रामदेवरा वगैरह। तो ये भी चीज़ें थोड़ा सा अपना नॉलेज रख के जाएँ कि मेरा नाम क्या है या जन्म स्थान क्या है, उसके संबंध में भी थोड़ा सा आपको नॉलेज, कॉमन नॉलेज जो है वो रखनी चाहिए। और फिर उसके बारे में जो है जैसे मैंने अभी बताया कि अगर जैसे आप वो पोस्ट ग्रेजुएशन का बताओगे तो हो सकता है कोई इंटरव्यूअर आपको वहाँ पर रोक के ये पूछ ले कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे पीजी में। तो ओरिजिनली आपको जो है 9 सब्जेक्ट होते हैं, 5+4, तो 9 में से आपको कम से कम 4 या 5 नाम तो याद होने चाहिए। इतना बताओगे ना तब तो वो खुद ही रोक के अगला पूछ लेंगे, उनको लग जाएगा कि नहीं नहीं ये तो पूरे ही बता देगा, तो फिर टाइम ऐसे बर्बाद करने का मतलब क्या, तो वो आगे पूछ लेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपके जो सब्जेक्ट हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जैसे हम यूजी करते हैं, जैसे स्नातक करते हैं, बीए बीएससी बीकॉम, तो उसमें तो सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो मास्टर्स होती है वो एक सब्जेक्ट में होती है, जैसे राजनीति, इतिहास, भूगोल, और उसके अंदर जो होते हैं चैप्टर्स होते हैं, उस चैप्टर के पेपर होते हैं, और वो बस वही आपको याद रखना है कि आपके प्रश्न पत्र कौन कौन से थे। तो ये भी एक छोटा सा पूछ सकते हैं, मोस्टली नहीं पूछते, बट ये थोड़ा सा एक चांसेस रहते हैं कि वो अगर चेंज करना चाहते हैं वो पूरे इंटरव्यू की जो प्रभाव को, तो ये भी पूछ सकते हैं। अब गृह जिला या गृह जो आपका जो गांव है या गृह जिला है, जो तहसील है आपकी, जो कस्बा है, उसके संबंध में भी आपको कुछ एक जनरल नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं तो किसी का बाड़मेर जिला है तो पूछ लेंगे कि बाड़मेर जिला किस कारण से फेमस है, तो बाड़मेर जिले का आप बताइए। तो सबसे पहले तो हस्तशिल्प के लिए फेमस है, साथ साथ जसोल का जो रानी भटियानी जी का मेला है उसके कारण प्रसिद्ध है। तिलवाड़ा का मल्लीनाथ जी का मेला 750 साल समथिंग पुराना है, और जो कि तिलवाड़ा में लगता है मल्लीनाथ जी के नाम से अपने लूणी नदी के किनारे, तो वो भी फेमस है। अब लूणी
लूणी नदी का जब आप नाम लोगे तो लूणी नदी का उद्गम स्थल पूछ लेंगे, और लूणी नदी कहाँ कहाँ से बहती है वो जिलों के बारे में पूछ लेंगे, तो आपको फिर बाड़मेर, पाली वगैरह सब, अजमेर वगैरह बताने पड़ेंगे। तो ये सारी प्रोसेस रहती है, वो आगे से आगे चीज़ें निकलती चली जाती हैं, और फिर वो आगे बिल्कुल क्वेश्चन भी चेंज हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि आपके अपने गृह जिले या फिर आपका गाँव जो फेमस है थोड़ा बहुत, तो वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कोई सोनीपत या पानीपत से, हरियाणा से, तो पता है ना जो अपने ओलंपिक्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, याद रखिएगा आप, जो है कि मेडल किसने किसने जीता, गोल्ड मेडल की चीज़ें, नीरज चोपड़ा वगैरह, ये सारे पूछे जा सकते हैं। अगर आप हरियाणा से हो और सोनीपत या पानीपत से हो तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडल्स किसी राज्य की ओर से जीते गए हैं ओलंपिक्स में, इस बार वाले अपने टोक्यो ओलंपिक में, तो वो हरियाणा राज्य से ही है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राज्य अगर अलग है तो अच्छी बात, राजस्थान से ही हो तो जिला और आपको जो नगर है उसके आसपास की आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन बाड़मेर के बारे में ये भी बनता है दोस्तों कि राजस्थान का खजुराहो जो है वो कहाँ पर है, तो वो दोस्तों है बाड़मेर में। बाड़मेर के अंदर दोस्तों जो है किराड़ू नाम करके गांव है, जहाँ पर मंदिर भी हैं, और वहाँ पर वही सारी मूर्तियाँ हैं जो कि ओरिजिनली खजुराहो की है। खजुराहो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, और राजस्थान का खजुराहो जो है किराड़ू कहा जाता है, किराड़ू कहाँ है, बाड़मेर में। तो ऐसे कुछ एक फैक्ट्स, ऐसे कुछ एक चीज़ें जो तथ्य आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में है, तो वो आप जरूर ध्यान रखिए। अब कई सारे बच्चे भी पूछेंगे सर ये चीज़ें पढ़े कहाँ से, तो बहुत नॉर्मल है, आप रीड की भी अगर कोई गाइड उठा के देख लोगे, या इवन कोई 6 to 12 वाले कोई सामाजिक की बुक भी उठा के देख लोगे, तो उसमें भी आपको ये जिले वाली चीज़ें जो है कहीं ना कहीं लिखी मिल जाएंगी। तो ये आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए ये भी आप थोड़ा सा इसमें पढ़ सकते हो। अब फिर योग्यता संबंधित प्रश्न के बारे में मैंने आपको बताया कि पीजी के जो परसेंटेज बता दो, या उसके जो पेपर्स हैं वो बता दो। फिर आयु के संबंध में क्वेश्चन हो सकता है अगर आप बहुत यंगर हैं, जैसे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब मास्टर्स मीन 17 साल, और 6 साल के आप गए हो स्कूल, तो 17 और 6 हो गए दोस्तों 23, और 1 साल नेट वगैरह करने में निकल गया, तो 24 या 25 से लेस में अगर आप आए हो तो पूछेंगे कि आप इतना जल्दी पहुंच गए कि कहाँ से आपने ये एम लिया कि हाँ मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो वो आपको बताना है कि सर मैंने कब सोचा कि मुझे बस इस ओर ही जाना है। तो बिल्कुल वो हल्की फुल्की स्टोरी बताना, लंबी चौड़ी मत बता देना वहाँ पे। और फिर अगर आप 25 से ऊपर हो या इवन 30 से ऊपर हो तो फिर वो कहेंगे कि आप इतना लेट कैसे हो। और फिर अगर जॉबलेस हो और 30 से ऊपर हो तो वो और ही ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे कि इतने साल तक आप लगे क्यों नहीं कहीं पे, क्या हुआ, क्या आपकी तैयारी नहीं हो पाई या क्या नहीं हो पाया, तो पूरा आपके अंदर से कुरे देंगे वो बैठ के। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर लगे हुए हो कहीं टीचर आप ज्वाइन किया हुआ आपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में, या फिर कोई केंद्रीय विद्यालय में भी अगर आप हो, तो वो आप ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ सर तब मैंने ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद फिर मेरे मन में विचार आया कि हाँ मुझे जो है हायर एजुकेशन की ओर जाना चाहिए। अब मेरा एक्सपीरियंस जो है वो उस स्तर का हो गया है कि मैं उच्च शिक्षा को भी जो है एक तरीके से सही से मैं प्रदान कर पाऊंगा बच्चों को, विद्यार्थियों को। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात आती है विषय से संबंधित प्रश्न। अब विषय के संबंधित क्या, तो सभी विषयों का तो ज्ञान मुझे नहीं है, बट पॉलिटिकल का मैं आपको बहुत सारा कुछ बता सकता हूँ। कि देखिए अगर कोई भी आपका और भी जैसे पॉलिटिकल के अलावा हिस्ट्री है, या फिर जो और ज्योग्राफी है, हिंदी है, वो सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में आप तैयारी कैसे करोगे। तो तैयारी के लिए सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस उठाएं। सिलेबस उठा के देखें कि इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं, और जो भी टॉपिक्स है ना, उन टॉपिक्स में से 5 टॉपिक ऐसे आपको निकालना है जो आपको पूरे A to Z याद होने चाहिए, क्योंकि उसमें से कोई एक टॉपिक आपको आगे बोर्ड पे पढ़ाना भी पड़ सकता है। हालांकि 5 ही मिनट की चीज़ें होती है, बट आपको वहाँ घबराना नहीं है, वहाँ आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना, लेकिन कॉन्फिडेंस जरूर दिखाना है। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे ध्यान जरूर रखिएगा। अब देखिए जैसे सिलेबस में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी हुई होती है, वो सारी टोटल याद नहीं करनी है, बट जैसे मेन टॉपिक जैसे कोई दिया हुआ, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो वर्तमान राजनीति से संबंधित कोई क्वेश्चन है, जैसे राजनीतिक अगर घटनाओं की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट ही अपने अफगानिस्तान में, तो पूरा उनका वो एक तरीके से सब कुछ चेंज हो गया, अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा हो गया, ये क्यों हुआ, तो आपको रीज़न बताने होंगे कि हाँ उनकी सैन्य क्षमता थी वो उतनी नहीं थी, या राजनीतिक जो उनकी स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, अमेरिका ने जो है उनको छोड़ दिया अदर झूल में, वो एक रीज़न था। तो वो आपको ऐसे लेटेस्ट जो है, राजनीति हो गया, इतिहास का तो खैर पुरानी चीज़ें हैं, बट राजनीति जो है वो लेटेस्ट जो अपने घटनाएं हैं उनसे ज़्यादा संबंध रखती है। तो आपको ये जरूर कहना है। या फिर अभी जैसे उपचुनाव हो गए, अभी तो खैर बहुत समय हो जाएगा उपचुनाव से इंटरव्यू तक का, लेकिन अगर लेटेस्ट ही कोई ऐसा उपचुनाव जैसा कोई मैटर है तो वो आपको नॉलेज में होना चाहिए, और किस सरकार का वहाँ पे जो है प्रेशर रहा, और कौन सी सरकार की जो है यूँ कहें कि भाई केंद्र सरकार का वहाँ प्रभाव ज़्यादा था, राज्य सरकार का ज़्यादा था, और किस पार्टी का प्रेशर ज़्यादा था, किसकी सीटें वहाँ पे आई, तो क्या रीजन रहा। थोड़ी बहुत ये बेसिक चीज़ें आपको राजनीतिक रूप में अगर मैं बात करूँ तो पता होनी चाहिए। और बाकी जैसे मैंने बताया कि सिलेबस में से आप टॉपिक देख लीजिए, उन टॉपिक्स को आपने प्रिपेयर किया है तभी यहाँ तक पहुँचे हो, अगर नहीं भी किया है और थोड़ा
ठीक ठाक ही प्रिपेयरनेस है आपकी, अच्छी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यूजी पीजी की बुक्स आती हैं ओरिजिनली ऑथेंटिक बुक्स, वो लाकर आप उसमें से जो है ये टॉपिक निकालिए। जैसे मैंने आपको बहुत कुछ एक महीने पहले एक वीडियो बना के दिया था, एक पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का, हिंदी का और हिस्ट्री का, उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। ऑथेंटिक बुक्स कौन कौन सी है सारी, तो उसमें से आप कुछ एक बुक्स चुन लीजिए और उसके अनुसार अपने चैप्टर जो है रेडी रखिए। और कोई आपको मिल जाते हैं जो जैसे 6 to 12th वाली बुक्स में, 11th-12th वाले में भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं जो इसमें कुछ एक एडेड है, तो वो भी अगर आपको मिल जाते हैं तो आप उनसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि अभी 3-4 महीने का समय है और टाइमलाइन तो मैंने पूरी बताई रखी है आपको ये वीडियो में। तो बिल्कुल आप प्रिपेयर करिए कि उसमें से भी कुछ एक क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वैसे वो नॉर्मली जो आरपीएससी वाले सदस्य हैं वो तो नहीं पूछेंगे इतना, क्योंकि वो शायद अलग सब्जेक्ट के भी होते हैं, बट जो सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बैठेंगे, पॉलिटिकल साइंस है तो उनके दो जो बैठेंगे पुराने एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर तक के जो लोग बैठेंगे वो आपको इसमें ज़रूर पूछेंगे और आपका जो नॉलेज पूरा टेस्ट करने वाले हैं। अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं, जैसे मौलिक अधिकार हो गए, संसद से संबंधित प्रश्न हो गए, चतुर्थ स्तंभ जो है, 3 स्तंभ कौन से, चौथा कौन सा, ये पूछ सकते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, और अपने जो है चतुर्थ स्तंभ के रूप में अपना जो मीडिया है, जो अपने दोस्तों प्रेस है, वो उसमें प्रचलित है, तो ये पूछ सकते हैं। अन्य जो देश हैं जो जैसे अपने अमेरिका से, विशेषकर जो मैं बताऊं दोस्तों, रूस से अपने काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं इतिहास में, तो उनके संबंध में कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। लेटेस्ट उसमें कोई चेंजेस हुए हैं, प्रधानमंत्री बदला है किसी का, या राष्ट्रपति का कोई मतलब जो है वो बदला हुआ है, नया बना है, तो वो भी पूछ सकते हैं। थोड़ा सा आप करंट अफेयर का भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हाँ, करंट अफेयर से मुझे एक बहुत अच्छा जो है मैं समझता हूँ बिंदु याद आया है कि कई बार पूछते हैं बच्चे कि सर करंट अफेयर कितना याद करके जाना, तो नॉर्मली एग्जाम में तो 6 से 12 महीने का होता है, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको ज़्यादा नहीं, एक सप्ताह की जो घटना है वो आपको पता होनी चाहिए। हाँ, बहुत ही ज़्यादा आपके पास समय है कि चलो खूब सारा है, तो जब इंटरव्यू की डेट्स आ जाए तब से लगा के इंटरव्यू हो तब तक का अगर आप याद कर पाएँ अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी पिछले एक सप्ताह का, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है करंट अफेयर में वो है उस दिन का, किस दिन आपका इंटरव्यू है, उस दिन की क्या घटनाएं हुई हैं इतिहास में, और प्लस एक तो इतिहास में क्या हुई वो कैसे ढूंढोगे आप, वो कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके वो डेट सर्च करनी है, तो अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा कि इस दिन कौन सी घटनाएं हुई है। तो उस दिन विश्व की या भारत की, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, बड़ी घटनाएं जो है इतिहास में उस दिन जो घटी वो आपको याद होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी ये है कि आपको जो उस दिन का पेपर है वो पढ़ के जाना, क्योंकि कम से कम होगा तो 7-8-9 बजे से पहले तो इंटरव्यू शुरू नहीं होंगे जहाँ तक मुझे पता है, तो तब तक तो पेपर मिल जाएगा। अजमेर में होंगे इंटरव्यू, तो अजमेर से तो हर कोई है नहीं, जाहिर सी बात है वहाँ एक दिन पहले जाके रहोगे, और उसी दिन मत पहुँचना। एक और चीज़ ये छोटी सी ध्यान रखिएगा आप, कई बार क्या करता है अभ्यर्थी कि चलो लास्ट नाइट वो रात वाली ट्रेन पकड़ लेते हैं, पूरी रात ट्रेन में, सुबह जाके हाजिर हो जाता है कि साहब इंटरव्यू ले लो। ये मत करना, आप पूरी तरीके से आप प्रिपेयर नहीं हो पाओगे, आधी वो आंखें ऐसी बंद रहेंगी, आधी खुली रहेंगी, तो वो काम नहीं आएगा, आपका पूरा वो मामला खराब हो जाएगा। एक दिन पहले, 2 दिन अगर समय है तो अच्छी बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बट एक दिन पहले जाके, अगर आज इंटरव्यू है तो बीते कल जो है आपको वहाँ जाके रुक जाना है और फिर सुबह जाके उपस्थित होना, और उस दिन आप पेपर अच्छे से पढ़ के जाएं। उसमें जो बड़ी घटनाएं हैं पिछले दिन की वो जरूर पक्का पूछेंगे, 100% आप लिख के रख लीजिए, वो पक्का वो पूछने वाले हैं कि ये पेपर कितना पढ़ता है। तो पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी यूपीएससी के जो सक्सेसफुल जो पर्सन है उनका आप इंटरव्यू भी देख लेना कभी बैठ के, वो न्यूज़पेपर को बहुत अहमियत देते हैं सच में, तो आप इस चीज़ को जो है नेगलेक्ट मत कीजिएगा। और बाकी जो जैसे मैंने बताया अफगानिस्तान तालिबान वाला मैटर है या ऐसी कोई चीज़ें, भगवान ना करे क्यों हो किसी के साथ, बट अगर होती हैं उस टाइम उस इंटरव्यू के आसपास उस समय के, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा। बाकी जो जैसे विचारधारा है, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद और मार्क्सवादी विचारधारा, आदर्शवादी, और जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो ज़रूर आप याद रखिएगा। नॉर्मल ज़्यादा गहराई से नहीं, ऊपर से थोड़ा पता होना चाहिए। मार्क्सवादी का जो है मार्क्सवाद है, यथार्थवाद का कौन है, आदर्शवाद का कौन है, तो ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। धर्म जाति क्षेत्र का राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है जैसे सार्क हो गए या फिर आसियान हो गए, यूएनओ जो है वो हो गए, तो इनका भी थोड़ा बहुत आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि सार्क का फुल फॉर्म बताओ, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। बाकी जो समसामयिक राजनीतिक घटना है, विशेषकर पॉलिटिकल के मैं अभ्यर्थियों के लिए कहना चाहूँगा, तो वो आपको पता होनी चाहिए। और ऐसे कोई जैसे मोदी जी अभी गए थे अपने अमेरिका गए थे अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो बड़ी सी मीटिंग थी जिसमें व्लादिमीर पुतिन वगैरह और बहुत सारे बड़े बड़े नेता भी आए, तो ऐसा जो भी कुछ एक सम्मेलन हो उसके बारे में भी लेटेस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कुछ एक बिंदु है जो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, विशेषकर जो पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थी हैं
तो उनको ये ध्यान रखना है। बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए कि सबसे लेटेस्ट जो एक तरीके से समसामयिक घटनाओं पे जिनका जो है प्रभाव होता है वो पॉलिटिकल साइंस का ही होता है, तो ये आप ध्यान रखिए। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपकी जन्म तिथि भी जो है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि अगर उस महीने में किसी महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ है, उस वर्ष में जो है ऐसी कोई घटना हुई है तो वो भी आपको पूछी जा सकती है। तो ये थोड़ा बहुत एक जनरल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इन्हीं प्रश्न, जब ये सारे प्रश्न चलते हैं दोस्तों, ये सारे आपके एक तरीके से जो नॉलेज है अब तक का आपका जो कैरियर है उसके संबंध में होता है। इसी बीच में इन चीज़ों को थोड़ा सा बदलने के लिए अगर आप अच्छे से सारे क्वेश्चन टैकल कर रहे हो, अच्छे से इंटरव्यू हैंडल कर रहे हो, तो इसको बदलने के लिए वो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आपको ये पूछेंगे कि सपोज़ अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो तो बनने के बाद कोई ऐसी स्थिति के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे सपोज़ आप कोई कॉलेज को चला रहे हो तो उसमें ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो गई तो उसके बारे में क्या करोगे। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको बताऊं, जो काफ़ी सारे टीचर से उम्मीद भी की जाती है कि वो क्या करेंगे, जैसे आपने कभी रीट की प्रिपेयरनेस करी है तो उसमें जो मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन होते हैं अपने साइकोलॉजी वाले, उसमें ये चीज़ें भी ऐड होती है। देखिए क्वेश्चन है कि आप पढ़ा रहे हो क्लास में और एक बच्चे ने आपसे क्वेश्चन कर लिया, वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे। जैसे रीट में तो 4 विकल्प होते हैं, जैसा तैसा उत्तर दे दोगे, या बच्चे को डांट डपट के बिठा दोगे, या बच्चे को इग्नोर कर दोगे, या फिर मतलब जो है ये कहोगे कि कल उत्तर दूंगा। तो देखिए सबसे बेस्ट तो यही है कि गलत उत्तर कभी ना बताएं, ये आप ध्यान रखिए। इस इंटरव्यू की भी एक जो है सबसे बड़ी बात है वो यही है कि आपको रॉन्ग आंसर कभी नहीं देना। तुक्का जिसे बोलते हैं ना अपने साधारण शब्दों में, तो वो तुक्का आपको कभी नहीं लगाना है। आपको जो अच्छे से आ रहा है उत्तर कि हाँ मुझे नॉलेज है इसकी, चाहे ऊपर ऊपर से ही हो, बट अगर है तो वो आप उत्तर दीजिए। अगर वो नॉलेज आपको नहीं है तो आप कह दीजिए कि नहीं सर मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है। बहुत नॉर्मल सा है, कोई वहाँ उठ के ये नहीं कहेगा कि आपको तो नॉलेज ही नहीं है, आप कहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, निकलो। ऐसे आपको कोई नहीं कहने वाला। आपको अगर उनको भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो उनको भी नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि इस दुनिया में ज्ञानी तो होते हैं बट सर्वज्ञानी कोई नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बस उसके अकॉर्डिंग आपको अगर मना भी करना है तो मना करने का भी, ना देने का, या यूँ कहें कि अब मुझे जवाब नहीं पता, वो कहने का भी एक तरीका होता है। अब दोस्तों ये हुई। अब इसके बाद अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। साक्षात्कार के बाद फिर दोस्तों होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्यों? क्योंकि आप कोई अधिकारी तो बनोगे नहीं, कल आप टीचर बनोगे, आखिरकार पढ़ाओगे बोर्ड पे, चाहे वो ग्रीन हो, ब्लैक हो, या वाइट बोर्ड हो जिसके ऊपर वो मार्कर से लिखते हैं वो हो, तो जो भी हो आपको पढ़ाना है। तो पढ़ाने के लिए लगभग 5-1 मिनट का समय होता है, थोड़ा बहुत 1-2 मिनट कम ज़्यादा भी होते हैं, तो एग्जैक्ट मत मानिएगा इसको। ऑलमोस्ट अगर एन एवरेज की बात करूँ तो 5 मिनट, जिसमें आपको कोई, जैसे मैंने बताया, 4 से 5 टॉपिक ऐसे होने चाहिए आपके सब्जेक्ट के, वो आपके फुल ऑन प्रिपेयर होने चाहिए कि जिस पे आप बिना 1 मिनट भी किताब देखे पढ़ा सकते हो। जैसे कोचिंग्स में पढ़ाते हैं ना, देखो पूरा सिलेबस उनको उंगलियों पे याद होता है, एक एक प्रश्न याद होता है, कैसे? प्रैक्टिस से। तो बस वही प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। नॉर्मली कोई, मैं तो कहूँ ब्लैक बोर्ड चाहे ना मिले, कुछ भी, एक तो बस कोई नॉर्मल सा ही कागज़ ले लो आप, थोड़ा बड़ा साइज में, उस पर आप पढ़ाओ। एक ले आओ, ऐसे 10-20 कागज़ का एक ऐसा पैक आता है, तो वो आप ले आइए, उसको उसको आप दीवार पे टांग दीजिए, टांग कर प्रैक्टिस कीजिए। सपोज़ कीजिए कि सामने इंटरव्यूअर्स बैठे हैं और या फिर बच्चे बैठे हैं अपने यूजी पीजी वाले, तो ये सोच के आप पढ़ाइए। और आपका वो जो है टॉपिक आप चाहे कितना ही याद कर लो, वो नहीं होगा तब तक जब तक आप उसको स्वयं प्रैक्टिस नहीं करोगे लिख के, किस पे, बोर्ड पे। तब आपका वो अभ्यास होगा और आपके अंदर से जो संकोच है, जो शंका है, वो खत्म हो जाएगी पढ़ाने के प्रति। तो अगर आपने बीएड कभी करी है, उसका फाइनल लेसन अगर आपने दिया है, या एमएड की है, फाइनल लेक्चर दिया है, तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में पता होगा कि बिना देखे जब एक चैप्टर पढ़ाते हैं तो खुशी कितनी होती है। और यही खुशी तो खुद को होगी, साथ ही साथ उससे भी डबल खुशी जो है वो सामने वालों को होगी कि चलो कितना अच्छा अभ्यर्थी जो है चुन के आया है और उसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये आप याद रखिए। और प्रेजेंटेशन जो है, जैसे मैंने बताया, प्रस्तुतिकरण ये अच्छा होना चाहिए। सीधा ऐसे नहीं कि आप बस कहीं से शुरू करना, कहीं से कर रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप पहले चैप्टर का नाम लिखिए, अगर वहाँ डेट का ऑप्शन तो डेट लगाइए, पूरा तरीके से ऐसे लगना चाहिए कि आप कितने प्रोफेशनल हो, एक तरीके से पूरा लगना चाहिए कि हाँ आप टीचर मटेरियल हो। और फिर जो है पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें पढ़ानी। इतना समय ही नहीं देंगे वो कि चलो 50 पॉइंट आप लिखने, 1-2-3 पॉइंट लिखो, उसके आगे फिर धीरे धीरे चीज़ें समझाओ। ऐसे करके, ऐसे नहीं चुपचाप शांति से लिखे जा रहे हो, वो देखे जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे लगना चाहिए कि वो इंटरव्यूअर नहीं है, वो 3 स्टूडेंट बैठे हैं टॉपर क्लास के, उनको आप पढ़ा रहे हो। तो ये चीज़ वहाँ
पर आपको फील करनी है। अब दोस्तों अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं कि साक्षात्कार समाप्ति कैसे। तो जब ये सारी प्रोसेस हो जाएगी, ये ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ाने वाला जो पोर्शन है प्रस्तुतिकरण का, प्रेजेंटेशन का, वो लास्ट में हो। ये पहले भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो मोस्टली ये चांसेस है बीच में होता है, इसके बाद 2-4 क्वेश्चन, पहले 5, 7, 10, 15 क्वेश्चन होते हैं। तो यही कुछ एक प्रोसेस रहती है। थोड़ा बहुत दाएं बाएं वो करते हैं, ऐसा फिक्स लेके नहीं चलते कि हाँ बस अब टाइम हो गया अब पढ़ाओ जाके, ऐसे नहीं होता। तो ये है दोस्तों। फिर साक्षात्कार समाप्ति, फिनिशिंग टच आप कैसे दोगे। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो वो कहते हैं कि जी आपका इंटरव्यू अब समाप्त हुआ, आपका अभी आप जा सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि आप सीधा उठ के रवाना हो जाओ कि चलो बस निकले, ये नहीं है। तो आपको जो है सबको धन्यवाद जी सर धन्यवाद ये कह के फिर आपको झुक के, हल्का सा झुक के उनको नमन करना है, नमस्कार करना, दोनों हाथ जोड़ के सर धन्यवाद ऐसे करके थोड़ा सा झुक के नमन करके फिर आप धीरे धीरे रवाना होगे। वो भी कैसे, अपनी कुर्सी से 2 कदम लेफ्ट लोगे, थोड़ा सा झुक के एक बार, फिर नमस्कार 2 बार नहीं करना आपको, जी सर ऐसे करके हुए आप जो है 1 कदम पीछे लेते हो फिर मुड़ के चल देना। ऐसे नहीं उठ के सीधे वहीं से पीछे मुड़ जाओ और चले जाओ बस, तो वो बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा। किन के प्रति, सामने जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ओरिजिनली मैं बड़े बुजुर्ग शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। देखो डिग्रियाँ तो सेम है, पीएचडी से ज़्यादा क्या किया होगा उन्होंने, वही है, बट एक्सपीरियंस जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा है। तो बस यही डिफरेंस है और इसी डिफरेंस को हम नमन कर रहे हैं, आते टाइम भी और जाते टाइम भी। तो ये कुछ एक चीज़ें जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालेंगे। सपोज वो आपको इंटरव्यू के बाद 18 अंक दे रहे हैं, तो ये आप करके रवाना होगे तो 1 या 2 मार्क्स तो पक्के बढ़ जाएंगे आपके वहाँ पे कि देखो इसकी शालीनता देखो। तो वो खुद यार दिल में चाहेंगे कि काश मैं 1 आधा घंटा और इंटरव्यू ले पाता। तो सच में ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली चीज़ें हैं। तो ये ज़रूर आप जो है ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों इन सभी बातों के बाद जो है, अब देखिए साक्षात्कार हेतु तैयारी कैसे। तो मैंने बीच में आपको बताया भी था कि आपको कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है। सिलेबस है, उस सिलेबस के जो मेन टॉपिक्स आपको लगे आप खुद, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे सीधा साक्षात्कार पहुंचोगे नहीं, आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं दूसरों की तुलना में तभी तो पहुंचोगे। तो आपको पता है कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, तभी आप जो है वहाँ इंटरव्यू के लिए पहुँच रहे हो। मैं तो यहाँ पर प्रिपेयरनेस नहीं कर रहा हूँ ना बैठ के, तो आपने की है, आपने वहाँ सिलेक्शन पाया है, इंटरव्यू तक पहुँचे हो, तो ज़्यादा नॉलेज है। इसीलिए आपको खुद को सिलेक्ट करना है कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और उनको आपको प्रिपेयर करके जाना है। जैसे आपने किसी बुक से प्रिपेयर किया तो अच्छी बात, और बाकी जो गाइड वाले हैं कि चलो हमने 70% गाइड पढ़ी, तो भाई गाइड पे फिर डिपेंड हो जाओ, और तो क्या करें। अब बाकी तो कोई तरीका है नहीं, अब नई चीज़ें पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। तो इसीलिए आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके चले जाइएगा। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट पर आ गए हम, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अब बहुत सारे और भी छोटी मोटी चीज़ें, मोस्टली मैंने आपको बीच बीच में बताई हैं सारी बातें कि आपको कैसे क्या करना है, लेकिन कुछ एक ऐसे और भी टॉपिक्स हैं छोटे मोटे जो आप अगर ध्यान रखते हो तो मैं समझता हूँ कि 1 आधा नंबर तो आप और ही ज़्यादा, मारवाड़ी में कहते हैं, ले पढ़ोगे। तो वो वाली बात है। देखिए सबसे पहला बिंदु इसमें यह है कि समसामयिक पिछले, जैसे मैंने बताया, 1 सप्ताह या उस दिन का ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप बिल्कुल नॉलेज रख के जाएँ। अखबार पक्का पढ़ के जाना है। नहीं पढ़ पाए हो साथ में ले लो, वहाँ बैठ के जब भी समय मिले तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई वहाँ आपको उठ के नहीं कहेगा कि आप अखबार लेके कैसे आ गए, आप न्यूज़पेपर लेके कैसे आ गए कार्यालय में, ये नहीं होगा वहाँ पे। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल, इस चीज़ को सीरियसली आप लीजिए। कभी और इंटरव्यू देने गए तो आपने बहुत बार देखा होगा कि कई सारे अभ्यर्थी न्यूज़पेपर लेकर आते हैं कि उनको पता है कि इसमें से बहुत सारा वो पूछने वाले हैं। तो एक तो ये। सेकंड पॉइंट इसमें दोस्तों ये है कि उस दिन का, जिस दिन जैसे इंटरव्यू हो रहा है उस दिन के बारे में, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि जानकारी आप रख के जाएं कि इस दिन को इतिहास में क्या बड़ी घटनाएं हुई, तो गूगल पे सर्च करके आप पता कर लें। तीसरी बात ये है कि पैनल में जो है 3 या 5 सदस्य होते हैं, जैसे मैंने बताया, तो 2 सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, 1 आयोग का सदस्य होता है। जो आयोग के जो सदस्य होते हैं वो जीके के संबंधित काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। तो जीके के जो है क्वेश्चन आप थोड़े से रेडी करके जाएँ, ज़्यादा तो नहीं करने, बट अभी राजस्थान का ही जीके हैं अपने इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो आप राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन होते हैं, जो पॉसिबल क्वेश्चन है, काफ़ी सारे आए भी हैं अपने उसमें दोस्तों पेपर में, 3rd पेपर में सबसे पहले जो हुआ था 22 तारीख को। तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा उसकी भी प्रिपेयरनेस करके जाएं। उसमें ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उस समय ही बड़ा लिमिटेड है, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको नॉलेज, जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। फिर दोस्तों चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस ऑल ओवर द वीडियो में, वो है दोस्तों पॉजिटिविटी। आपको सकारात्मक रहना है। और सकारात्मक इसलिए रहना है कि आप घबरा जाओगे कि नहीं मेरा तो पहला इंटरव्यू है, सामने इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो इतनी जानकारी रखते हैं, एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर हैं सामने, तो बस मेरा क्या होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना आपको बस यही रहना है कि पॉजिटिव, कि हाँ बिल्कुल मुझे सब आता है, आओ भले ही थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ही चल जाएगा, तो लेकिन बाहर से ये लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल पॉजिटिविटी आपके जो है चेहरे पे झलकनी चाहिए। घबराहट है, थोड़ा सा आवाज़ में नहीं सर, ऐसे थोड़ा सा
वो कहते हैं ना कि एक तरीके से वो हिलना डुलना है, तो वो नहीं होना चाहिए। घबराहट नहीं झलकनी चाहिए अंदर से, चाहे 50 बार घबरा जाना, वहाँ उनको नज़र नहीं आना चाहिए। अगर उनको घबराहट नज़र आ गई तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे आपसे कि फिर वो घबराहट आपकी मार्क्स की कटौती में बदल जाएगी। तो दोस्तों पॉजिटिविटी की बात हमने कर ली, सकारात्मकता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद जो है कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़रूरी है, आपके अंदर होना चाहिए विश्वास, जैसे मैंने बताया कि नहीं मुझे तो सारी जानकारी है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। और पहले अगर कोई ऐसे अपने हैं काफ़ी सारे साथी वगैरह जो मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह आयोजित करते हैं, तो अगर वो देने की व्यवस्था अगर होती है, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर इतनी कोई रेगुलर भर्ती नहीं है, तो मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है कि कौन ये मॉक इंटरव्यूज़ आयोजित कराते हैं और कौन नहीं कराते, क्योंकि आईएएस का है काफ़ी सारी संस्थाएं कराती है, आरएएस का भी काफ़ी अच्छी संस्थाएं हैं अपने राजस्थान, वो करवाती हैं। मैं नाम नहीं लूँगा उन कोचिंग संस्थानों के यहाँ पे, तो वो करवाती हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे वहाँ पे जो अनुभवी व्यक्तित्व हैं आरएएस में जो पहले सेलेक्ट हुए बहुत साल पहले, तो वो वहाँ पर आते हैं, तो अच्छा भी होता है ये। वहाँ पर देखो वो कहते हैं ना कि एक फ़ौज में एक कहावत है बहुत अच्छी, मेरे पिताजी भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो वो कई बार कहते हैं कि जो ट्रेनिंग में खून बहा दे, जो पसीना बहा देगा ना ट्रेनिंग में, मतलब जो अभ्यास होता है तकरीबन 9 महीने 1 साल की उनकी ट्रेनिंग होती है आर्मी की, तो जो ट्रेनिंग में अभ्यास में जो पसीना बहा देगा ना, युद्ध क्षेत्र में लड़ाई की जो फील्ड है उसमें उसको खून नहीं बहाना पड़ेगा। तो वही बात है कि आप मॉक इंटरव्यू में ये सारा संकोच आप निकाल के एक तरफ रख लोगे, आप कॉन्फिडेंस हासिल कर लोगे, तो फिर आपको जो मेन जो इंटरव्यू है ओरिजिनली जिसके मार्क्स जुड़ेंगे आपके फाइनल जो लिस्ट है सिलेक्शन की कट ऑफ है उसमें, तो उसमें आप फिर हार नहीं मानोगे, उसमें आप पीछे नहीं रहोगे। बाकायदा कि आप मॉक इंटरव्यू में 1-2 खराब भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेन जो आपका इंटरव्यू रहेगा उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। जैसे दोस्तों मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया था आरएस प्रीलिम से पहले, और अपने जो एग्जाम्स हुए थे असिस्टेंट प्रोफेसर उससे पहले, तो बिल्कुल वही सारी चीज़ें होती है मॉक इंटरव्यू में भी, और सेम सेम चीज़ें होती हैं, बस यही फ़र्क है कि उसमें आपके मार्क्स नहीं जुड़ते, और बाद में चर्चा भी कर सकते हैं जो इंटरव्यूअर होते हैं उनके साथ आप बैठ के कि सर कहाँ कहाँ कमी रह गई, तो उन कमियों को आप सुधार भी सकते हो। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़े से जागरूक होकर रहिएगा। क्या पता कोई ऐसे हों अपने संस्थान वाले जो ऐसे इंटरव्यू का आयोजन करा दें, मॉक इंटरव्यू की बात मैं कर रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए कि जैसे मैंने बताया कि ना कहना आपको जो है सीखना होगा, ना कहना आना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि दुनिया में ज्ञानी तो बहुत मिल जाएंगे, बट सर्वज्ञानी आपको कोई नहीं मिलेगा जिसको कोई से भी विषय का कोई सा भी क्वेश्चन उठा के पूछ लो और वो बता दे, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। हर किसी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ विषय जो है उसकी एक जो है प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ विषय उसके माइनस पॉइंट होते हैं। तो सर्वज्ञानी कोई नहीं होता, थोड़ा बहुत हर किसी को हर चीज़ का ज्ञान होता है। तो इसीलिए आपको कभी न कभी सॉरी सर मुझे नहीं पता, नहीं सर क्षमा चाहूँगा मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है, तो ये जो शब्द आपको कहना है, ये जो पंक्ति कहनी, वो थोड़ा सा हल्की मुस्कुराहट के साथ, जैसे आपको जो आप इतिहास से हो और मोस्टली तो खैर हल्दीघाटी युद्ध वगैरह सबको पता ही है, पूछ लिया यार आपको नहीं पता, इतना नॉर्मल तो खैर आना चाहिए सभी को, बट अब मुझे इतिहास का कोई और एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, तो ये पूछ लिया कि हल्दीघाटी युद्ध के बारे में बताइए, तो अगर आपको पता नहीं तो आप क्या कहोगे, तुक्का नहीं लगाना कि उसमें बस 1999 में हुआ था। जैसे कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा था अपने शिक्षा मंत्री जी का, जो गांधी जी को अभी बुला रहे थे कि अभी आए हैं, मतलब 2012 में ऐसी चीज़ें थी, तो काफ़ी फनी वीडियो था, आपने देखा भी होगा, तो मुझे भी काफ़ी हंसी भी आई, मैंने कहा शिक्षा मंत्री जी होके मतलब क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे आपको तुक्का नहीं लगाना है, पता है तो ठीक है, एग्जैक्ट पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है बिल्कुल भी तो आप मुस्कुरा के सॉरी सर मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है, क्षमा चाहूँगा सर मुझे इस टॉपिक पर कोई ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं है, तो अच्छा लगेगा, उनको भी बढ़िया लगेगा। और उनको बढ़िया इसीलिए नहीं लगेगा कि आपको हार मनवा ले, इसीलिए लगेगा कि चलो बच्चे को कुछ चीज़ पता नहीं है, हमने देखो इतना अच्छा क्वेश्चन किया, इसको वो मालूम नहीं है और इसने उसको जो है सही तरीके से टैकल किया। उनको खुद पता है कि हमने भी कभी, क्योंकि वो खुद भी इंटरव्यू दे के आए हैं ना, कभी न कभी वहाँ तक उस पोस्ट तक पहुँचे हैं, तो उनको भी बताया कि सभी जो अभ्यर्थियों को समस्त जानकारियाँ नहीं होती। जैसे मैंने कई बार कहा इस वीडियो में कि ज्ञानी तो बहुत होते हैं बट सर्वज्ञानी कोई नहीं होता, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हल्की मुस्कुराहट के संग सॉरी आपको कहना आना चाहिए। फिर अगला जो बिंदु इसमें छोटा सा आ जाता है वो ये है कि अगर आपकी पसंदीदा, जैसे उसमें फॉर्म जो भरवाते हैं, जैसे मैंने बताया इंटरव्यू वाला जो फॉर्म है उसमें आप इंटरव्यू देने जाओगे तब भरवाएंगे वो छोटा सा, उसमें अगर आदत का कहीं ऑप्शन है कि आपकी हैबिट या हॉबीज़ जो हैं वो क्या है, कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, या अपने बारे में कुछ ऐसी विशेष, कोई आपको खेल से कुछ पसंद हो, या आपकी जो एक ऐसी कोई पसंदीदा चीज़ है उसके बारे में आप लिख लीजिए। तो जब वो आप लिखें ना, तो अपनी पसंद को कम और अपने माइंड को वहाँ आप थोड़ा ज़्यादा जो है तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने अपने पसंद की, जैसे मुझे सपोज़ जो है शतरंज पसंद है, अब शतरंज की तो मुझे खिलाड़ी का भी, विश्वनाथन आनंद का भी नहीं पता, तो फिर मैं क्या बताऊंगा। तो इसीलिए जो है आप ऐसा कुछ वहाँ लिखिए अपनी पसंद के बारे में, वो ये तो है नहीं कि आपकी
आपकी आत्मा को निकाल के पूछ लेंगे कि भाई तेरी पसंद क्या है, तो वो तो नहीं पूछ पाएंगे। तो आपको लिखे भी वो चीज़ जो आपको मोस्टली नॉलेज हो उसकी। जैसे कोई क्रिकेट लिखता है तो भारत ने कब कब वर्ल्ड कप जीते, तो वो आपको उसमें पता होना चाहिए। कौन कौन से ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, आईपीएल लेटेस्ट कौन जीता, ये चीज़ें थोड़ी नॉलेज वाली, तो वही आप वहाँ पे लिखिएगा अगर वहाँ पर वो ऑप्शन वो देते हैं। मोस्टली आरएस आईपीएस में तो आरएस आईएएस वगैरह में तो होता है, और उस पर काफ़ी अच्छी चर्चा भी होती है और कई सारे अभ्यर्थी मिलते भी हैं कहते हैं। लेकिन इसमें ये शायद आपको दें ना दें हॉबी वाला, तो थोड़ा सा इसमें आप ज़्यादा थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला जो इसमें बिंदु रहेगा वो ये है कि कई बार वो थोड़ा आप घबरा जाते हैं, थोड़ा सा पसीना पसीना हो जाते हैं, थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा पानी पीजिए। तो आपको मना नहीं करना नहीं सर पानी पिया हुआ है, हाँ हाँ ऐसे नहीं करना है आपको, हाँ जी सर, तो थोड़ा सा लेके हल्का सा पीना, ऐसे नहीं कि पूरा गिलास आप गटक जाओ और आराम से बैठ जाओ तर होके, ऐसे नहीं करना है, हल्का सा पीना है। मतलब उनकी बात माननी भी है, नहीं भी माननी है शब्दों में, नहीं माननी है उस कार्य जो कार्य को करने में। तो ये थोड़ा सा आप इसमें अपना समझदारी भी काम आप ले सकते हो। फिर अगला जो इसमें बिंदु रहता है दोस्तों वो ये कि जो है प्रश्न जो भी आपको पूछेंगे वो अंदर से अंदर बिंदु निकालते जाएंगे, तो उसको जो है समाप्त करने के लिए आप एक थोड़ा सा सॉरी, जैसे मैंने अभी बताया कि मुस्कुरा के आपको जो है थोड़ा सा आंसर भी आना चाहिए। मोस्टली तो ऐसे नहीं कि आप हर एक प्रश्न को ऐसे टैकल करते जाओ, सर मुझे नहीं पता नहीं पता नहीं पता। कुछ एक अगर एक दो प्रश्न ऐसे लगातार जा रहे हैं जो आपको ऐसे लगता है कि नहीं ये नहीं पता वाले हैं, मतलब इसमें मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो तीसरा आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि उसके बारे में आप कुछ बताओ। जितना लगातार आप एक दो प्रश्न तक तो ठीक है, सॉरी सर मालूम नहीं है, सर भी मुस्कुराएंगे, टैकल कर लेंगे, चलो यार जाने दो कोई बात नहीं। लेकिन 2-3 प्रश्न या 4 प्रश्न लगातार आप ऐसे करते जाओगे कि नहीं सर मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है, तो वो क्या कहेंगे, तो फिर आपको किस संबंध में जानकारी है, आप भी बता दो, हम उस टॉपिक पे आपसे पूछ लेते हैं। तो ये भी होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा उसमें आप ध्यान भी रखिए। एक दो प्रश्न चलो हो जाता है, सॉरी सर नहीं पता, सॉरी सर मुझे इस संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अधिक मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन उसके बाद अगले प्रश्न में आपको थोड़ा सा घुस जाना होगा, थोड़ा आपको उसमें जो है देखना होगा कि हाँ इसमें मैं जो है कैसे क्या जवाब दे सकता हूँ। ये थोड़ी सी वो एकदम फटाफट सी ही बात होती है, 1-2 सेकंड का इसमें समय मिलता है, ज़्यादा नहीं कि आप 1-2 मिनट बैठ के सोचोगे अच्छा हाँ ये आंसर देना, ऐसे इसमें नहीं होता है। ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, घबराना नहीं है, ये थोड़ा आप ध्यान रखिए। बाकी वो भी ऐसा कोई बिल्कुल A to Z उनके माइंड में कंप्यूटर फिट नहीं है कि हाँ 1541 है तो 41 ही है, 42 नहीं है नहीं 40 है, तो वो थोड़ा सा आसपास भी आप रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप 1541 को 1941 बना दो, ये नहीं होना चाहिए। अंतिम जो बिंदु है दोस्तों वो है कि जैसे मैंने बताया कि कई बार इसमें बीच में मैंने बोला भी है, वही सेम पॉइंट है कि अपूर्ण जानकारी प्रदान ना करें। देखिए वो कहते हैं ना कि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है, तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं दें, देना है तो पूरा दें, नहीं तो नहीं दें। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है कि 2-3 प्रश्न ऐसे निकल गए जो आपके सिर के ऊपर से बाउंसर हो गए, तो फिर आप डेफिनेटली अगले प्रश्न को लीजिए आड़े हाथों कि क्या पता लग जाए छक्का या चौका, तो उसके अनुसार आप चलिएगा। अब देखिए एक जो प्रश्न है वो मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। जैसे जब साक्षात्कार समाप्त होता है तो जैसे आप कहीं जैसे जा सकते हैं तो फिर आप झुककर प्रणाम करेंगे और जाएंगे। अब देखिए एक जो प्रश्न मैंने बीच में आपसे पूछा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में आपको रुचि क्यों हुई, ये प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। तो वो तो प्रश्न मैंने बताया कि आपको इसको कैसे टैकल करना है। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो प्रश्न ये है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनाया जाए। वो तो था रुचि कैसे उत्पन्न हुई, क्यों आप बनना चाहते हो ये। अब आपको क्यों बनाया जाए, किसी और को नहीं बनाए, आपको ही क्यों बनाए, क्योंकि 3 गुना अभ्यर्थी आएंगे, एक ही गुना अभ्यर्थी जो है बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। आपको क्यों बनाए, अपने बारे में ऐसी कोई खासियत बताओ, ऐसी कुछ स्पेशलिटी बताओ जो आपको जो है प्रेरित करे इंटरव्यूअर को कि हाँ आप बनो असिस्टेंट प्रोफेसर, बिल्कुल आपके लिए रास्ता खुला है। तो ये क्यों किया जाए, इसका आप जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोशिश करिएगा थोड़ा आप विस्तार पूर्वक लिखें, शॉर्ट लिखते हैं तो और ही अच्छी बात है, विस्तार पूर्वक लिखोगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपैक्टफुल है और आप अपनी भावनाएं जो है बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाओगे। तो ये कुछ एक दोस्तों बिंदु थे और ये मोस्ट अवेटेड वीडियो था मुझे पता है, और थोड़ा सा मैं लेट हो गया इसको लाने में, उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि समय ही कम मिलता है। तो आज मैं कमेंट्स बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर पाया, कल वाले कमेंट्स सारे के सारे बाकी पड़े हैं क्योंकि इस वीडियो को तैयार करने में, लेक्चरर से बात करने में, उनसे जानकारी लेने में मुझे समय लग गया था पूरा ऑल ओवर द डे, मैं सच बता रहा हूँ। बाकी कुछ नहीं किया, कल पूरा दिन मैंने इसको दिया, स्कूल कॉलेज सब भुला के इसको मैंने समय दिया। और उस समय के पीछे रीज़न भी यही था कि ये मोस्ट अवेटेड वीडियो अपने इस चैनल का, और बस इसके बाद दोस्तों जो भी ऑथेंटिक जानकारी आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।